Good evening, Dasa. Are you there? Good evening, sir. Am I audible? Yes, Okay. So, Dasa, regarding your assignment will be evaluated. So, need not to worry, है ना? okay. Thank you, sir. हाँ, that assignment will be taken care by RC Chandigarh. Today, I spoken with the person concerned who is looking the assignment. So, you need not to worry. Okay, thank you, sir. So, today's topic. Let us discuss today's topic. So, today's topic is personal selling. जैसा पर्सनल सेलिंग से कुछ आइडिया समझ में आ रहा है कि व्हाट इट में बी क्या हो सकती है पर्सनल सेलिंग? Personal selling ने personal वेरी सिंपल, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि पर्सनल सेलिंग से मोटा-मोटा क्या आइडिया समझ पा रहे हो आप? सेलिंग तो ठीक है, किसी चीज़ को बेचना है। जहाँ पे कोई इंडिविजुअल, और है कि जो कोई एक ही इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व हो, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। जैसे अगर आप देखते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कोई ना तो कोई शॉप होती है, ना ही कोई आउटलेट होता है, वो डायरेक्टली फर्म के साथ जुड़ा होता है और वो डायरेक्टली चीज़ों को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। दैट कंज्यूमर मे बी डॉक्टर, मे बी प्रैक्टिशनर और मे बी इवन क्लाइंट, यानी कि उसमें कोई मिडिलमैन नहीं होता। दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। Even your study matter started by taking the example of medical representative. The job of medical representative is personal selling of a pharmaceutical product through detailing about the product to the doctor. आईएमआर डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली डिटेल में चीज़ों को बताते हैं और उसको फिर वो रिकमेंड करते हैं कि इसको आप डॉक्टर को इसको आप जो आपके पास जो ये पेशेंट आ रहे हैं उनको आप प्रेस्क्राइब कीजिए, अगर ये प्रोडक्ट आपको हमारा अच्छा लगे या आपको ये प्रोडक्ट हमारे पेशेंट के लिए यूजेबल हो या फ्रूटफुल हो या उनको उनके लिए जो रिलीफ मिलता हो, डॉक्टर उसको फिर बाद में फर्दर उसको रेफर करते हैं। तो यहाँ कोई बीच में कोई मिडिलमैन नहीं था, कोई आउटलेट या कोई शॉप या कोई अ, और कुछ एक काइंड ऑफ मार्केट भी नहीं थी इनफैक्ट उसके लिए। यहाँ कंपनी से डायरेक्ट एक आदमी आया और उसने डॉक्टर के साथ अपनी चीज़ों के, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया। दैट इज़ नोन एज़ पर्सनल सेलिंग। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है पर्सनल सेलिंग में कि यहाँ मार्केटिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी बाकी प्रोडक्ट को सेल करने में पड़ती है। यहाँ जो इंडिविजुअल होता है दैट इज़ सेलर या सेल्समैन, सेल्समैन खुद ही जाकर के अपने कस्टमर के पास जाकर के उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं
अब आप देख रहे हैं कि इस पर ये पर्सनल सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि नाउ मैनी small or large level companies are also using that personal selling concept that we will discuss again. The term personal selling and salesman both are same. पर्सनल सेलिंग एक तरह से एक वो है, प्रोसेस है, और सेल्समैन वहाँ पर एक जो उसको डील करता है। इनको हम दोनों को अलग-अलग इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि दोनों मोर और लेस एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों डिफरेंट है। पर्सनल सेलिंग वहाँ एक प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट को सेल करने का, और सेल्समैन हु इज़ इन्वॉल्व इन पर्सनल सेलिंग। सेल्समैन इज सेलर, बेसिकली वो एक सेलर के रूप में काम करता है फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और बायर को सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं उस प्रोडक्ट की, और नॉट ओनली बताता है, उनके जो कस्टमर के जो डाउट्स होते हैं उनको भी इंस्टेंटली रिमूव करने का या कस्टमर को मोटिवेट करने का काम करता है आपका सेल्समैन। इट टेक्स सेवरल फॉर्म्स इंक्लूडिंग कॉल्स। कुछ लोग उसको कंपनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, कुछ लोग उसको सेल्समैन भी कहते हैं, कुछ लोग उसको सेलर भी कहते हैं, बट और आर सेम। और ये सेल्समैन, इनके साथ एक और कोई एक असिस्टेंट हो सकता है, बट इट मे बी और मे नॉट बी। इट इज़ द एम्प्लॉयड और सेल्समैन ऑलवेज, बेसिकली किसी कंपनी का सेल्समैन एम्प्लॉय होता है, वो सेल्समैन इंसेंटिव बेस भी हो सकता है कि उसको कुछ इंसेंटिव मिले एवरी प्रोडक्ट को बेचने में, और उसके बाद उसको एक वो भी हो सकता है, ये ऑन पे रोल भी हो सकता है कि कोई आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन उनको टारगेट फिक्स होता है कि आपको इतने प्रोडक्ट हमारे मार्केट में बेचने हैं, या मार्केट में हमारे जो कस्टमर हैं उनको अवेयर करना है। जो पर्सनल सेलिंग है, बेसिकली इसके बहुत सारे रोल हैं, फंक्शंस हैं जो हम इस यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। डिफाइन पर्सनल सेलिंग, हम पर्सनल सेलिंग को डिफाइन करेंगे और इवेल्युएट करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग अंडर डिफिकल्ट सिचुएशन कंडीशंस, नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व, उसमें कितने टाइप्स और क्या नेचर होगा पर्सनल सेलिंग का, और डिस्क्राइब द कम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इस पर्सनल सेलिंग के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, और उसके बाद में सेलिंग प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग की क्या है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो पर्सनल सेलिंग है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो प्रोडक्ट की है उसको रिमूव करने का काम करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है और उसकी सारी क्वालिटीज़ और सारी चीज़ों को उसको बताता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट और है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, जिनके लिए कुछ एकदम इमीडिएट असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो भी पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। थर्ड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, आप देख रहे होंगे बहुत सारी डोमेस्टिक चीज़ें जैसे टाइपराइटर है, इलेक्ट्रॉनिक ये आपके गैजेट्स हैं, और आपके टीवीज़ हैं, माइक्रोवेव्स हैं, किचन अप्लायंसेस हैं, इन सबको भी इमीडिएट इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर्सनल सेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट रूप से काम करती है, जहाँ पर्सन को इमीडिएटली उस चीज़ को इंस्टॉल करना है या उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना है। और ये इतना पर्सनल सेलिंग इतनी इम्पोर्टेंस हो गई है कि पहले फॉरेन में थी, अभी ये इंडिया मार्केट में भी आ चुकी है। जैसे आपने देखा होगा यूरेका फोर्ब्स का जो है, जो आपके होम अप्लायंसेस बनाता है, उसमें कोई आपको इसकी आउटलेट या कोई शॉप आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी। वहाँ सिर्फ आप एक नंबर है उन पे कॉन्टैक्ट कीजिए, उस पे कॉल कीजिए, या कई बार वो कॉन्टैक्ट करते हैं कस्टमर को कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है, और एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है, और वो एट द डोर स्टेप कस्टमर के वो आकर के खड़े हो जाते हैं कि आप इसको प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, या उसको वो सर्व करते हैं प्रोडक्ट को कंज्यूमर को एट देयर डोर स्टेप। दूसरी, कई बार पर्सनल जो ये सेलिंग है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम शॉप से अगर कस्टमर लेके जाता है तो वो कई बार टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, लेकिन उसकी वारंटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो जो ये पर्सनल सेलिंग होती है, यहाँ
कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी जिम्मेवारी होती है कि उसको सेफली कंज्यूमर के पास पहुंचाएं और उसको इंस्टॉल करें। तो इसलिए भी पर्सनल सेलिंग इम्पोर्टेंस है। दूसरा जो ये प्रमोशन मिक्स है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल और बहुत सारे जो होंगे अप्लायंसेस होंगे या बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जहां पर एक क्या बोलते हैं प्रमोशंस की जरूरत पड़ती है, और वो प्रमोशन जो सेल्समैन है वो खुद करता है, उनके प्रोडक्ट के बारे में वो खुद बताता है, लोगों को मोटिवेट करता है और लोगों को इवन फीडबैक भी देता है कि आप इस प्रोडक्ट को बाकी लोगों को भी बताएं। और आपको कई बार वो सेल्समैन भी कस्टमर को कंसेशन देता है कि अगर आप मेरे 4 कस्टमर बनाएंगे देन यू विल गेट सच बेनिफिट और सच इंसेंटिव। यहाँ पर्सनल सेल्स की ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। मैंने बताया कि इसमें एडवर्टाइजमेंट की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ एडवर्टाइजमेंट आपकी जो सेल्समैन है वो खुद करता है। पर्सनल सेलिंग इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्टेज। पर्सनल सेलिंग जब हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं उस समय तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल दिया है इसने कि मैकडॉल ने पर्सनल सेलिंग टैक्टिक्स को यूज किया ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। जब सॉफ्ट ड्रिंक उसने स्प्रिंट नाम की दिल्ली में जब उसने लॉन्च किया तो मैकडॉल ने अपने बाकी प्रोडक्ट को भी उसी समय लॉन्च किया थ्रू पर्सनल सेलिंग। ऐसे मैंने बताया था कि यूरेका फोर्ब्स ने भी जो होम अप्लायंसेस बनाता है जैसे वैक्यूम क्लीनर और बहुत सारे होम केयर प्रोडक्ट्स बनाता है वो भी पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और ये अपन अगर इफ यू टॉक अबाउट यूरेका फोर्ब्स, इट्स बिकम वेरी लार्ज लेवल मार्केटिंग इन द इंडिया, और दैट टू थ्रू पर्सनल सेलिंग ओनली। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे इसने कहा है कि जो ब्रू कॉफ़ी है, सिग्नल टूथपेस्ट है, सर्फ है, डालडा है, ये सब भी शुरुआत में ये सब पर्सनल सेलिंग के थ्रू लॉन्च हुए और नाउ दे बिकम ए वेरी हैवी मार्केट या पार्ट ऑफ हैवी मार्केट। द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्टैंड आउट ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो पर्सनल सेलिंग की जो स्थिति है, जो स्टेटस है, वो ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो पर्सनल सेलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे इन एब्सेंस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मीडिया, इंडिया मीडिया, तो मैनी कंपनीज फाइंड इट एक्सपीडिएंट टू एक्सटेंसिवली यूज पर्सनल सेलिंग टू अचीव देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स। आप देखते हैं कि हर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इतना रिसोर्स नहीं होता है कि वो जो इंडिया की सारी मीडिया को अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए यूज कर सके। तो वहाँ मैनी कंपनीज आर यूजिंग पर्सनल सेलिंग ओनली। कंपनीज विच कैन नॉट अफोर्ड ए लार्ज आउटलेट, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो बहुत सारे आउटलेट को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वहाँ वो एडवर्टाइजिंग रेगुलर बेस पे नहीं कर सकती, तो वहाँ भी वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही उनको वही एक रिलायबल मेथड लगता है कि हम लोग पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच देंगे या उसको कस्टमर तक पहुंचा देंगे। The vast network of our distribution system needs the support of manufacturer sales force for market combining as well as development. दूसरा, अगर हम पर्सनल सेलिंग नहीं करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए कंपनी का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन पर्सनल सेलिंग में बहुत बड़े नेटवर्क की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक प्रोडक्ट तैयार हुआ और उसको मार्केट में थ्रू पर्सनल सेल्समैन के थ्रू वो चीज़ कस्टमर तक पहुँच जाती हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जब हम कई बार प्रोडक्ट की प्रमोशन की या मार्केटिंग की बात करते हैं, देन वी रिक्वायर ट्रेंड मार्केटर और ट्रेंड जो प्रमोटर है उसका अपने प्रोडक्ट का। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल सेलिंग, हियर लो लेवल लिटरेसी इज सफिशिएंट, क्योंकि हमारे जो सेल्समैन है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत लिमिटेड चीज़ें उसको पता होती हैं और वो अपने कस्टमर को उन लिमिटेड चीज़ों को बता देते हैं और उसको किसी ना किसी तरह से उसको मोटिवेट कर लेते हैं टू बाय द प्रोडक्ट। इसलिए ये पर्सनल सेलिंग और इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। और इफ़ वी सी इन रूरल मार्केट इट बिकेम more important and more reliable. Orientation of Indian consumers are such
that they want the best value for their money. आप देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो सबसे पहले आदमी वही चीज़ खरीदता है जो इकोनॉमिकली उसको अवेलेबल हो, यानी कि सस्ता होना चाहिए, उसकी क्वालिटी सेकेंडरी होती है, फर्स्ट प्राइमरी होता है कि वो डेट शुड बी इकोनॉमिक, प्रोडक्ट शुड बी इकोनॉमिक, और ऐसे केस में पर्सनल सेलिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो फैक्टर हैं ये पर्सनल सेलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द सिचुएशन, कंडीसिव सिचुएशन फॉर पर्सनल सेलिंग। किन किन सिचुएशंस में पर्सनल सेलिंग बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज द कस्टमर। तो पहला है प्रोडक्ट की सिचुएशन के ऊपर पर्सनल सेलिंग डिपेंड करती है कि पर्सनल सेलिंग इज रिलेटिवली मोर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल इन केस, अगर पर्सनल सेलिंग को हम देखें प्रोडक्ट के आधार पर तो पर्सनल सेलिंग हमारी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो 1-to-1 फेस टू फेस होती है, और कई बार हम उसके जो प्राइस हैं, जो रेट हैं, उनको भी इसलिए हाई नहीं रखते क्योंकि उसमें बहुत सारे मीडिएटर, बहुत सारी चीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं वो चीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर के बीच में एक व्यक्ति है जो कंपनी के पेरोल पर या इंसेंटिव रोल पर सीधे डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करा रहा है कंज्यूमर को। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट सिचुएशन पर कि किस तरह का प्रोडक्ट है, जैसे हमने बताया कि व्हेन ए प्रोडक्ट ऑफ ए हाई यूनिट वैल्यू लाइक जीरोक्सिंग मशीन, अगर जीरोक्सिंग मशीन है उसको इंस्टॉलेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, कंप्यूटर है उसका इंस्टॉलेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पर्सनल सेलिंग के थ्रू उसकी जो ट्रैवलिंग में जो ब्रोकरेज या ट्रैवलिंग में जो लॉस होने की संभावना है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपका सेल्समैन डायरेक्टली प्रोडक्ट को होम तक पहुँचाता है। तो अगर हैवी प्रोडक्ट है तो वहाँ पर्सनल सेलिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। When the product is an introductory state or of its life cycle to require creation of core demand, अगर कोई प्रोडक्ट शुरू ही हुआ है तो वहाँ तो वो प्रोडक्ट डोर टू डोर पहुँचाने में पर्सनल सेल्समैन की भूमिका का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। A product require personal attention to match specific consumers need, एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी। आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी आपने जो आपका सेल्समैन है या जो उसका इंश्योरेंस वर्कर है वो भी डोर टू डोर जाकर के उस कंपनी की पॉलिसी के बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अवेयर करता है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल थ्रू शॉप एंड ऑल। इवन LIC, इफ यू सी LIC इज द नंबर 1 इंश्योरेंस डिवीजन और कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट, वहाँ भी आपके जो LIC के एजेंट हैं दे गो टू डोर and aware the customers about the insurance policy time to time. Product require demonstration. If you see, the many products require demonstration, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इमिडिएटली कस्टमर को देखनी है कि किस तरह का उनका यूज है, किस तरह का उनका फीडबैक है, तो वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन वो सेल्समैन के थ्रू ही पॉसिबल है। प्रोडक्ट रिक्वायर आफ्टर सेल्स सर्विस, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सेल के बाद कुछ सर्विस इनकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ जो सेल्समैन है वो टाइम टू टाइम उनको सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नो ब्रांड लॉयल्टी या बहुत पुअर ब्रांड लॉयल्टी है, ऐसे केसेस में भी जो सेल्समैन है, पर्सनल सेल्स है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन आउटलेट ना होने की वजह से या प्रॉपर शॉप्स या प्रॉपर मार्केटिंग ना होने की वजह से वो नहीं बेचे जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर्सनल सेल्समैन जो होते हैं वो डायरेक्टली डोर टू डोर जा करके अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। एक मार्केट सिचुएशन है कि कई बार मार्केट की सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं जहाँ पर्सनल सेलिंग्स बिकम्स इम्पोर्टेंट। वो कौन सी सिचुएशंस हैं? ए कंपनी इज सेलिंग टू ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज बायर, बहुत छोटी चीज़ है जो हमें बेचनी है लेकिन हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ भी हमें पर्सनल सेलिंग्स इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम उसको किसी आउटलेट पर ना रख करके जो भी नीडेड हैं, जिनको भी ज़रूरत है, वो लोग फ़ोन करके या अपॉइंटमेंट लेकर के वो अपने उस चीज़ को बाय करते हैं। एक कंपनी सेल्स स्मॉल लेवल मार्केट और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल मार्केट, कुछ जो हमारी मार्केट हैं ऐसी हैं जो गवर्नमेंट
आधारित हो सकती हैं, या कुछ लोग लोकल मार्केट्स हैं वहाँ भी पर्सनल सेलिंग्स इम्पोर्टेंट हो जाती है। डिजायर्ड मिडलमैन और एजेंट, जैसे हमने कहा कि पर्सनल सेलिंग में कोई भी मिडलमैन या किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होती है, जहाँ सेल्समैन डायरेक्टली सेल करता है। एन इनडायरेक्ट चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर सेलिंग टू मर्चेंट, एकदम मिडलमैन ओनली। तो यहाँ पर्सनल सेलिंग इवन, जैसे हमने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट को बिना किसी मिडलमैन के उसको बायर तक पहुंचाता है। तो इसलिए ऐसी कुछ मार्केट हैं जहां वो चीज़ें सेल्स नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ आपकी पर्सनल सेलिंग्स बिकम्स इम्पोर्टेंट। कुछ कंपनी की सिचुएशंस भी ऐसी, जैसे कंपनी की क्या सिचुएशंस होती हैं। द कंपनी इज नॉट इन ए पोजिशन टू आइडेंटिफाई एंड मेक यूज ऑफ सुटेबल नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन मीडिया। कई बार जैसे ऊपर भी बताया गया है कि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाती, तो इसलिए वो पर्सनल सेलिंग को यूज करती हैं। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो रेगुलर एडवर्टाइजिंग को यूज नहीं कर पाती, या रेगुलर आउटलेट नहीं रख सकती, रेगुलर शॉप नहीं अफोर्ड कर सकती, वो लोग भी, वो कंपनियां भी पर्सनल सेलिंग को अडॉप्ट करती हैं। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां कंज्यूमर बिहेवियर इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि वहां आउटलेट पर रख करके प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता, वहां वन टू वन फेस टू फेस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेयर करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ भी आपकी पर्सनल सेलिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे परचेज आर वैल्यूएबल बट इनफ्रीक्वेंट, परचेज तो आपकी वैल्यूएबल है लेकिन वो इनफ्रीक्वेंट है। कंज्यूमर्स की जो नीड है वो उनको इमीडिएट आंसर चाहिए अब प्रोडक्ट के बारे में, जो भी उनके दिमाग में क्वेरी है, तो यहाँ भी पर्सनल सेलिंग इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर रिक्वायर परसुएशन, कई बार जो सेल्समैन है वो परसुएशन करता है, परसुएट करता है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसको आप ले लीजिए एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर परसुएशन है वो पॉसिबल है थ्रू सेल्समैन ओनली और पर्सनल सेलिंग ओनली। द चेंजिंग रोल ऑफ सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन बहुत लंबे समय से ये कॉन्सेप्ट इंडिया में है, इंडिया की मार्केट में है, ऑल्दो ये फॉरेन में था लेकिन नाउ इट बिकम इम्पोर्टेंट। लेकिन इनके कुछ रोल भी चेंज हो गए हैं। रोल चेंज का मतलब है, कई बार सेल्समैन में आपने देखा होगा, अगर गांव में जाते होंगे तो कोई भी अगर कोई चीज़ से बेच रहा था चीज़ें, अगर किसी का मैंगो गार्डन है और सीधे वो डायरेक्ट अपने मैंगो को सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, एक जो गार्डनर है, तो वहाँ वो एक तरह से वो सेल्समैन है। लेकिन वो सेल्समैन और आज के सेल्समैन में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है। तो वो क्या डिफरेंसेस आए हैं, वो क्या उनके चेंजिंग रोल हुए हैं। पहले अगर हम बात करें कि जो सेलिंग की जो स्ट्रेटजीज थी, जैसे उसमें बिजनेस मैनेजमेंट आता है, तो बिजनेस मैनेजमेंट में जो सेल्समैन की जो एक्टिविटी है वो चेंज हो चुकी हैं। जैसे मैनेज अकाउंट एंड टेरिटरी स्ट्रेटजीज एज ए स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, थोड़ा सा अकाउंट और इन सब की नॉलेज भी इम्पोर्टेंट हो गई है सेल्समैन को। इन्वेस्ट टाइम एंड एक्सपेंस इन द मोस्ट ऑफ प्रॉफिटेबल, अब सेल्समैन अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करता है या वहाँ एक्सपेंस करता है जहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद होती है। सेल टू मीट द क्लाइंट टोटल सिस्टम एंड लॉन्ग टर्म नीड्स बी ए कंसल्ट, यानी कि अब सेल्समैन एक कंसल्टेंट के रूप में भी काम करता है, उस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो चीज़ों के बारे में जो डायरेक्ट जो ये बायर है उनको एक कंसल्टेंट के रूप में उसकी भूमिका हो गई है। क्लाइंट प्रॉफिट प्लानिंग स्ट्रेटजी बिकम पार्ट ऑफ क्लाइंट प्लान, जो क्लाइंट का जो प्लान बनाता है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद में एक्सपेंड टू अदर डिपार्टमेंट, एक सेल्समैन जरूर नहीं एक ही प्रोडक्ट को, हो सकता है वो एक या दो कंपनी को चीज़ों को वो प्रमोशन कर रहा हो, या किन्हीं दो कंपनी की चीज़ों को वो बेच रहा हो। फाइंड न्यू यूज फॉर योर प्रोडक्ट, वो जो सेल्समैन है उनके नए नए तरीके भी उनको बता सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है नॉट ओनली इट इज यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर aspect, that may be in other aspects also. कस्टमर बिकेम ए क्लाइंट, यहाँ कई बार वो चूंकि जहाँ
कस्टमर इसलिए क्लाइंट कहा गया है क्योंकि सेल्समैन डायरेक्ट उसको बेच रहा है, तो वो क्लाइंट इसलिए, चूँकि वो कई बार चीज़ों को फीडबैक देता है बाकी दूसरों को भी, और वहाँ वो एक रेगुलर बायर बन जाता है उस प्रोडक्ट का, उन चीज़ों को फीडबैक भी देता है, रेगुलर बायर बन जाता है। दैट्स व्हाई कस्टमर बिकम ए क्लाइंट। नेगोशिएशन स्ट्रेटजी, अगर हम नेगोशिएशन की बात करें तो नेगोशिएशन पर्सन टू पर्सन ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्समैन डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बेचता है और कंज्यूमर उसको एकदम फेस टू फेस उसको नेगोशिएट कर सकता है इन द टर्म ऑफ सम कंसेशन और सम प्रमोशनल बेनिफिट्स आल्सो। परसुएशन स्ट्रेटजी, जैसे हमने कहा है कि सेल्समैन को एकदम परसुएट करना आता है अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को। इवन कंज्यूमर और कस्टमर आल्सो वांट्स परसुएशन फॉर बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज और इम्पोर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ जो आपकी जो सेल्स है या पर्सनल सेल्स है, उसमें चूँकि कोई भी ये आपका एडवर्टाइजमेंट ये सब तो होता नहीं है, या कोई प्रमोशन फर्दर मार्केटिंग तो होता नहीं है। इसलिए यहाँ जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हैं, जो जिससे हमारा सेल्समैन अवेयर होना चाहिए कि आपको कस्टमर से किस तरह की बातें करनी है और कितनी बात करनी है, उसके बियॉन्ड उसको नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है फॉर पर्सनल सेलिंग। ये इसके बारे में डिटेल में लिखा है जिसकी मैंने आपसे बात की। एक है डाइवर्सिटी ऑफ सेलिंग सिचुएशंस। आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारी सिचुएशंस हैं, यानी कि सेलिंग जो डाइवर्सिफिकेशन आप देखेंगे, एक ही प्रोडक्ट को बेचने का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके हैं जिनके बारे में यहाँ बात की गई है। सबसे पहला है डिलीवरी सेल्स पर्सन। जो हमारा सेल्स पर्सन है, प्राइमरी जॉब ऑफ डिलीवरी सेल्स पर्सन इज टू डिलीवर द प्रोडक्ट, and the product may be soft drink, bread, milk, etc. Selling responsibilities are secondary. Good services and a pleasant personality may lead to more sales. आप देख रहे हैं कि अगर कोई सेल्समैन ऑलवेज स्माइलिंग है और गुड सर्विस, ही इज रेडी टू सर्व द कस्टमर, तो वहाँ जो सेल्स है दैट बिकम मोर लार्ज लेवल। इसलिए डिलीवरी सेल्स पर्सन की जो रोल है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनसाइड ऑर्डर टेकर, द रिटेल सेल्स पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड ए काउंटर इज ए इनसाइड ऑर्डर टेकर। द कस्टमर्स कम्स to the salesperson with the intention to buy a product or service. The salesperson only serve him or her। यानी कि जो इनसाइड ऑर्डर टेकर है, यहाँ पर सेल्समैन क्या काम करता है, जो वो सिर्फ अपने कस्टमर का ऑर्डर लेता है और उसके बाद में उस ऑर्डर को आगे फॉरवर्ड करता है डायरेक्टली फर्म को, और वहाँ से चीज़ें कस्टमर को मिल जाती हैं। आउटसाइडर ऑर्डर टेकर, द शॉप and spices sales persons calling on retailer is an outsider order taker. They do little creative selling। इसमें आउटसाइडर टेकर में एक और इनसाइडर टेकर में एक सीधा सा अंतर है कि यहाँ आपको दुकान के बाहर खड़े होकर के आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं और वो चीज़ आपको अगर अवेलेबल है तो वो चीज़ सेल्स पर्सन आपको उस कंपनी से या उस शॉप से या उस फर्म से आपको इजीली अवेलेबल करा देगा वो। दूसरा मिशनरी सेल्स पर्सेस, कुछ जो सेल्स हैं वो मिशनरी लेवल पर होती हैं। दीज सेल्स पर्सन्स वी नॉट एक्सपेक्ट टू परमिट टू solicit an order. Their job is to build goodwill or to educate actual or potential user or provide services for the customer, as in the case of medical representative working for the pharmaceutical company, and there are so many other examples। यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों को, जो जैसे आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो बेसिकली मिशनरी मोड पर होता है, उसको चीज़ों को एक सोशली बाउंडिंग भी होती है कि वो अपने जो क्लाइंट हैं, अपने जो ये सोसाइटी है, उसको बेटर सर्व कर सके। अगर उसका प्रोडक्ट है तो उस
प्रोडक्ट के सहारे थ्रू डॉक्टर्स, ये इट्स बिकम्स इम्पोर्टेंट कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रोडक्ट को जितने भी यूजर हैं उन तक पहुंचा सके। क्रिएटिव सेल्स पर्सन ऑफ टेंजेबल प्रोजेक्ट, कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो टेंजेबल होते हैं और वहाँ क्रिएटिव सेल्स पर्सन्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे कुछ वैक्यूम क्लीनर हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं और एयरप्लेन्स हैं, एनसाइक्लोपीडियाज हैं, ये कुछ टेंजेबल प्रोडक्ट हैं और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग बिकम इम्पोर्टेंट। इसलिए कई बार क्रिएटिव सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ जाती है कि क्यों सिंपल और नॉर्मल सेल्समैन उस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक एडिशनल क्रिएटिविटी की ज़रूरत है कि अपने कस्टमर को आप किस तरह से मोटिवेट कर पा रहे हैं। क्रिएटिव सेल्स पर्सन ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट, कुछ इंटेंजिबल प्रोडक्ट भी होते हैं, उनको सर्व करने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए भी एक क्रिएटिव सेल्समैन की ज़रूरत है। जैसे सॉज ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट सच एज इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यहाँ भी क्रिएटिव सेल्समैन की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं कि पॉलिसी कोई भी लोग आसानी से नहीं लेना चाहता। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके लिए क्रिएटिव सेल्समैन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो पॉलिसी इंश्योरेंस के बारे में वो हर चीज़ बताते हैं, बिफोर द लाइफ, ड्यूरिंग द लाइफ एंड पोस्ट द लाइफ, इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्यों ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कंसल्टेटिंग सर्विस है, अगर किसी को बहुत सारी कंसल्टेटिंग सर्विस हैं, जैसे आपके लॉ से रिलेटेड कंसल्टेशन वो हब हो सकते हैं, और आपके जो इवन एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ भी कंसल्टेट करते हैं बहुत सारे लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी एंड नॉलेज लेवल ऑफ द चाइल्ड। तो ये बहुत सारे जो सेल्समैन की जो हैं तरीके बताए हैं, किस तरह के सेल्समैन हमारे मार्केट में हमें चाहिए। कंसल्टेटिव सेल्स हैं, जैसे अभी बताया कि कुछ सेल्स ऐसी हैं जहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक आइडियाज़ हैं जो बताए जाते हैं कस्टमर को, तो इसको कंसल्टेटिव सेल्स कहते हैं। कुछ टेक्निकल सेल्स हैं, टेक्निकल सेल्स में भी जैसे द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल सेल इज द प्रोडक्ट नॉलेज रिक्वायर्ड बाय ए सेल्स पर्सन। जैसे आप कोई ऐसे, जैसे ये आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये ऐसे ही नहीं बेच सकते आप इसको, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और इन जितने भी ये आपके सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने के लिए जो सेल्स यूज होती है, डैट इज टेक्निकल सेल्स। चूँकि उनको इंस्टॉलेशन वो भी कोई पॉसिबल नहीं है कि कोई सिंपल मैन उनको कर पाए, उसके लिए प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर, और वो अपने जो डिसीजन ले रहा है बीच बीच में छोटे छोटे कि नहीं मैडम, या सर इसको इस टीवी में या इस आपके लैपटॉप में ये और सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, तो उसके लिए उसके प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर इन्फ्लुएंस और प्रॉपर परसुएट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो दैट इज नॉन टेक्निकल। कॉमर्शियल सेल्स बेसिकली बिजनेस से कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, ऑल्दो इट इज प्योरली नॉन टेक्निकल सेल्स। और आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्स है वो गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, डेट एनजीओ, ये कॉमर्शियल सेल में बेसिकली एक लार्ज लेवल पर सेल होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, तो उनके लिए एक होता है एनुअली उनका मेंटेनेंस का एक एएमसी करा लेते हैं कि हमें आपके यहाँ जितने भी गैजेट्स होंगे उनके सबके एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हम इतना लेंगे, और इन सारे प्रोडक्ट को सही रखने की जिम्मेवारी हमारी है, दैट इज सर्विस। दूसरा होता है कि अगर कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है तो उनको कंपनी को, उनको ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराना एट गुड रेट, तो दैट्स नॉन एज कॉमर्शियल सेल्स। डायरेक्ट सेल्स में जैसे कि नाम से ही बहुत क्लियर है कि डोर टू डोर हम लोग सेल कर रहे हैं थ्रू द सेल्समैन। और यहाँ सेल्समैन मिडिल मैन नहीं है, यहाँ सेल्समैन एक सेलर है जो कंपनी का ही है, इसलिए हम इसको मिडिल मैन नहीं लेते हैं, हम इसको डायरेक्ट सेल में एक डायरेक्ट सेलर के रूप में लेते हैं, जहाँ सेलर कंज्यूमर को डोर टू डोर एंड फेस टू फेस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट सेल्स। एक और इम्पोर्टेंट जो है ये है कि क्वालिटीज ऑफ ए गुड मेडिकल
रिप्रेजेंटेटिव। गुड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जब हम बात करते हैं तो दैट इज पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलर। और आप देख रहे हैं कि अगर फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट में बात करें तो यहाँ जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसी को हम एक तरह से तैयार करते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम, थ्रू दिस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट। और इसको करने के बाद हमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में ये क्वालिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो पहली जो क्वालिटी है दैट इज एबिलिटी टू एस्टिमेट कस्टमर्स नीड्स एंड डिजायर। वो कस्टमर की नीड को असेस कर पाए और उसकी जो डिजायर है उनको एनालाइज कर पाए, तो हम मानेंगे कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर इज हैविंग गुड क्वालिटी। मीन्स वो टाइम टू टाइम अलर्ट करता है, डिटरमिनेंट्स करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अच्छे तरीके से सेल कर पाएगा। एम्बिशन, एक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसमें एक एम्बिशंस इम्पोर्टेंट जो ट्रेट है वो होना चाहिए, क्योंकि मीन्स आज वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है अपनी क्वालिटी और अपने जो टारगेट हैं उनके अचीव करने के बाद उसको अगर और अच्छी गुड अपॉर्चुनिटीज मिले, और वो तभी पॉसिबल है जब वो अपने काम को, जो काम उसको असाइन किया है, इफ ही एंड शी इज इन्वॉल्व हिमसेल्फ और हर सेल्फ फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट एज ए गुड मैनर, इन ए गुड मैनर, तो he likes to do a good job and interested in getting ahead with your company, so that is a one of good quality. Appearance is also good. Appearance is not by color on face. Appearance means a lot today, and successful salesman is neat and organized, means भले ही जैसे भी किसी भी कलर के कपड़े हों, that should be neat, organized and pressed और clear हों। He presents himself well in a person. Also, he keeps his desk, book, manual neat and ready for use. Means his appearance at a glance should be uh, attractive and should be appeal. Business sense, the good quality of medical representative is then he or she should have business sense, means प्रॉफिट कितना होना है, कहाँ से होना है, कैसे होना है, ये सब उसको पता होना चाहिए। कर्सी, कर्सी इज ए ट्रेट बेसिकली, जब जो जितना कर्टियस होगा अपने कस्टमर से वहाँ सेल्स की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है, इसलिए गुड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड बी कर्टियस। तो कर्सी इज नेक्स्ट क्वालिटी। creativeness is always well taken for a good representative, medical representative, that means imaginary होना चाहिए, वो विजनरी होना चाहिए, और एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज, ताकि उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को वो अच्छे से सेल कर पाए। क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट को किस तरह से लोग यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं और उसको कैसे और ज़्यादा यूज कर पाएंगे। enthusiasm, a medical representative should be bubbling with enthusiasm, उनके पास वो enthusiastic होने चाहिए अपने सेल्स को बेचने के लिए, और टू मेक ready the buyers to buy the product. फ्लेक्सिबिलिटी, इवन फ्लेक्सिबल इन टर्म्स कि उसको ऐसा नहीं कि चीज़ों पर रिजिड हो जाए, प्रॉपर स्पीकिंग, गुड स्पीकिंग हैबिट्स होनी चाहिए, और कई बार अपने प्रोडक्ट को थोड़े से कम नफ़ा के साथ भी अगर वो उसको बेच सके तो ही और शी शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्रेंडशिपनेस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कि ही शुड बिहेव लाइक ए फ्रेंड। हैंड राइटिंग शुड आल्सो बी गुड। हेल्थ, हिज अपीयरेंस, ये तो अपीयरेंस में आ गया कि हेल्दी होना चाहिए। कई बार अगर कोई मरियल सा सेल्समैन आएगा तो कई बार खरीदने वाला भी एक बार सोचता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा होगा नहीं होगा। देन हेल्थ, सेल्समैन शुड हैव गुड हेल्थ। इंटीग्रिटी शुड बी लॉयल टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड टुवर्ड्स द कंज्यूमर। इंटरेस्ट इन हिज जॉब, उसका अपनी जो वट एवर ही और शी इज डूइंग उसको अपने जॉब में इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉलेज, ही शुड बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। मोटिव, ही शुड बी फुल ऑफ द मोटिवेशन टू सेल द प्रोडक्ट, और इंटरेस्टेड होना चाहिए वो प्रोडक्ट को, और उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है दैट शुड बी वेरी हाई फॉर टू सेल द प्रोडक्ट। ओरिजिनलिटी, ही इज कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर अ न्यू आइडियाज टू बी यूज्ड इन सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड विल सजेस्ट बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स।
यानी कि वो ओरिजिनल आइडिया के साथ, अगर वो ऑलवेज रेडी है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, देन ही इज गुड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। परसुएसिवनेस तो मैंने बताया कि वो अपने कस्टमर को बार बार परसुएट करे तो माना जाता है कि ही इज ए गुड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सपोज उसके जो बिहेवियर हैं, बात करने का तरीका है, या खड़े होने का तरीका, बैठने होने का तरीका है, मैनरफुल होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, वो एनर्जेटिक दिखना चाहिए, ये सब क्वालिटी हैं। यानी उसका पोज उसी तरह से होना चाहिए जो एक गुड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एक्सपेक्टेड है। अपने आप में कंट्रोल हो, खुद ही अपने आप में कंट्रोल कर सके, सेल्फ स्टार्टर जब ज़रूरत हो, जब जब ज़रूरत हो उसको चीज़ों को डिस्क्राइब करने की वो करे, और जब लिसनिंग की बात हो तो वो लिसन करे, और जब डिसीजन लेने की बात हो तो डिसीजन ले सके। स्पीच की जो टोन है दैट शुड बी मैच्योर होनी चाहिए, और एक नेचुरल टोन होनी चाहिए, इवन विद सम जेस्चर, सम पॉजिटिव जेस्चर, सब एक तरह से अट्रैक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए, फ्रेंडली लैंग्वेज होनी चाहिए। तो दैट इज द स्पीच। द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज इन सेल्स सिचुएशंस। आज के डेट में कौन कौन सी जो सेल्स सिचुएशंस की जो स्कोप हैं उनके बारे अगर हम बात करें, तो पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज फॉर कस्टमर। सेल्स मैन एक तभी इम्पोर्टेंट अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाता है जब वो अपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, जो डाउट हैं, उनको इंस्टेंटली सॉल्व कर सके। ये से पर्सनल सेल्स की एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है। दूसरी है कोऑर्डिनेटिंग बायर्स एंड सेलर एक्टिविटीज़। यहाँ वो बायर्स को और जो अपना जो फर्म है उन दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, कस्टमर को झूठे प्रॉमिस ना करे, फॉल्स प्रॉमिस ना करे, और वैसे ही उधर से मोर एक्सपेक्टेशंस ना रखे अपने फर्म के साथ, एकदम ओरिजिनल रहे, कोऑर्डिनेट करे, तो दैट इज ए एक्टिविटी फॉर सेल सिचुएशन। अटेंडिंग कन्वेंशंस, जो भी आपके जो ये मोटिवेशनल हो या इंस्पिरेशनल हो, जितनी भी सारी जो कन्वेंशंस होती हैं उन सबको अटेंड करें, और उन सब में इम्पोर्टेंट है कि कुछ पर्पज हैं, जैसे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल्स पर्सन, आइडेंटिफाई विद द कंपनीज टू एग्जीक्यूटिव, enhance information with salesperson, provide specialized training, provide salesperson। ये जितने भी तरह की कन्वेंशन, जितने भी तरह की ट्रेनिंग है, वो सब उसको अटेंड करनी चाहिए। अटेंडिंग ट्रेड शो, जितने भी ट्रेड शो होते हैं, हम अपने कस्ट उसको सेल्समैन को कहें कि आप ज़रा एक बार देखो कि वहाँ के जो सेल्समैन हैं अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बेच रहे हैं। इसलिए उनको एक मोटिवेट करें कि हम जितने भी ट्रेड शो आसपास में, जैसे दिल्ली में एक ट्रेड शो होता है, उसमें भी बहुत सारे जो सेल्समैन हैं अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करते हैं। तो जो हमारे जो कंपनी है जिसको हम नया शुरू करना चाहते हैं, वहाँ हम अपने जो सेल्समैन हैं उनको हम कहें कि आप एक बार ट्रेड फंक्शन से, जितने भी इस तरह के जो मार्केट्स होते हैं उनको एक बार विजिट ज़रूरी है। जितनी वर्कशॉप्स हैं, एजुकेशनल वर्कशॉप हैं, टू अवेयर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग बिजनेस स्ट्रेटजी, इसलिए वर्कशॉप की जाती हैं। उन वर्कशॉप में टाइम टू टाइम एक रिकॉर्ड कीपिंग इम्पोर्टेंट है कि हमारा हर सेल्समैन रिकॉर्ड कीपर हो, कितनी उसने प्रोडक्ट को बेचा है और किस रेट में बेचा है और कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन सब के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग आनी चाहिए आपके सेल्समैन्स को। तो ये जो हमारी पर्सनल सेल्स की बात है, इसके बारे में अभी हमने जाना। अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड वी विल कम बैक। Okay, sir.
Yeah, next unit is sales process. This is also very common and very important chapter, and based on our previous knowledge, it will be very easy to understand. Disha, are you there? Yes, sir. Okay. So, what is the base of this unit? When a medical representative means any medical representative is visiting a doctor and detailing about the product is a process of personal selling. It is very clear from previous discussion. Similarly, when a salesperson of Eureka Forbes contact a housewife and sell his vacuum cleaner, it is actually doing personal selling. वहाँ बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में डॉक्टर आ गया है, हालांकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कुछ चीज़ बेचता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को एक सैंपल देता है और डॉक्टर्स को रिकमेंड करता है कि माय प्रोडक्ट इज हैविंग दैट मच क्वालिटी, जो भी उसके कस्टमर के लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो जो पहला है वो प्रोसेस है पर्सनल सेलिंग का, एंड सेकंड है जहाँ पर यूरेका फोर्ब्स का जो सेल्समैन है वो डायरेक्टली अपने कस्टमर को बेच रहा है वैक्यूम क्लीनर या और होम अप्लायंसेस, दैट इज एक्चुअली डूइंग पर्सनल सेलिंग। When the salesperson of Hindustan Lever visit a grocery store, कोई भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान कंपनी लीवर जो कंपनी है उसका सेल्स पर्सन अगर ग्रोसरी स्टोर जाता है एंड सेल्स लक्स लाइफ बॉय व्हील एटसेट्रा जो भी वो बना रहा है, देन ही इज प्रैक्टिसिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। पहला था हमारा जहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, दैट इज प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। जहाँ यूरेका फोर्ब्स का जो पर्सनल सेल्समैन है वो हाउस वाइफ को डायरेक्टली चीज़ों को बेच रहा है, सेल कर रहा है, दैट इज पर्सनल सेलिंग। थर्ड वन जहाँ हिंदुस्तान लीवर कंपनी का एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट को किसी ग्रोसरी स्टोर को दे रहा है, दैट इज प्रैक्टिसिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। व्हेन ए कैंडिडेट्स वांट्स टू बी सेलेक्टेड एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन ए कंपनी, एक व्यक्ति को मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर के लिए प्रोसेस में जाना है, देन ही सेल्स हिमसेल्फ टू हिज prospective employer and the practices personal selling. A child asking for favor from his mother by requesting her to buy him a chocolate or piece of cookies or any other product is also practicing personal selling. So यहाँ इसमें हम तीन चीज़ें हमने जानी कि एक तो प्रोसेस है पर्सनल सेलिंग का, दूसरा एक्चुअली पर्सनल सेलिंग का है और तीसरा प्रैक्टिसिंग पर्सनल सेलिंग। लेकिन ये तीनों इसलिए डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम बात करते हैं इसकी सेल्स प्रोसेस की तो तीनों हमारे लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। नाउ हम पढ़ेंगे कि आज बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। पहला पढ़ना है हमें रिलेशनशिप ऑफ पर्सनल सेलिंग इन टोटल स्कीम ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के साथ उनका क्या रिलेशन है पर्सनल सेलिंग का। इवेल्युएट डिफरेंट थ्योरी, जितनी पर्सनल सेलिंग की जो थ्योरीज हैं उनको हम समझेंगे और उनको इवेल्युएट करेंगे, देन विच इज बेटर फॉर पर्सनल सेलिंग। अंडरस्टैंड वेरियस कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है जो पर्सनल सेलिंग को डिज़ाइन करते हैं और पर्सनल सेलिंग को वो एक तरह से अफेक्ट करते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद में है कि हम कौन कौन से स्टेप हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअल सेल्स प्रोसेस में। तो पहले हम पर्सनल सेलिंग और मार्केटिंग एफर्ट्स में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनल सेलिंग और मार्केट एफर्ट्स बेसिकली हैं क्या, मार्केटिंग एफर्ट्स। तो हमने 1 or 2 days बिफोर वी डिस्कस 4P। 4P मीन्स मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पर 4P थे जिसमें से पहला P था प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। एंड ऑल 4P's आर इम्पोर्टेंट एज वेल एज फॉर मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग केवल एक व्यक्ति कर रहा है, दैट इज सेल्समैन ओनली, या इसको हम पर्सनल सेलिंग का जो मैन है वो सिर्फ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग और मार्केटिंग एफर्ट्स बिकम्स
श्रिंक एट ए पॉइंट, कि बेसिकली प्रोडक्ट को पहुंचाना है हमें कस्टमर का। द प्रमोशन मिक्स जो हमने पढ़ा था कि यहाँ जो पर्सनल सेल्स में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा लेवल तक नहीं होती, एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा लेवल तक नहीं होती, लेकिन प्रमोशन मिक्स होता है, एंड विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग। मिक्स आल्सो हैज़ 4 मिक्स पार्ट। जो प्रमोशन मिक्स है उसके और 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दैट इज पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। ये पर्सनल सेलिंग में काम करता है प्रमोशन मिक्स। पर्सनल सेलिंग एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं, पर्सनल एडवर्टाइजिंग, पर्सनल पब्लिसिटी और जितने भी सेल्स प्रमोशन, जैसे हमने कहा है कि वो कई बार वो निगोशिएशन भी करते हैं जो सेलर्स होते हैं, और उसके बाद में सर्विसेज जो देते हैं कि हम ये आपको इस तरह की सर्विसेज देंगे, उन सब के बारे में अवेयर करते हैं, दैट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अब हम पर्सनल सेलिंग के बारे में और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि और बेसिकली ये पर्सनल सेलिंग किस तरह से इम्पोर्टेंस हो जाती है मार्केट में और अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। हालांकि बहुत क्लियर है कि एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग दोनों में डिफरेंस है। एडवर्टाइजिंग थ्रू वेरियस मीडिया, थ्रू वेरियस पर्सन्स, थ्रू वेरियस मोड होता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग थ्रू ए पर्सन होता है, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए मास मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में मास मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है कि एडवर्टाइजिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, पर्सनल सेलिंग में कोई एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। तीसरा, एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत होता है एडवर्टाइजिंग के लिए, लेकिन पर्सनल सेलिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट मच रिक्वायर, इवन ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। तीसरा, जो एडवर्टाइजिंग है उसमें हम देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट को किस तरह से हमें मार्केट में दिखाना है, किस तरह से हमें अपने प्रोडक्ट का लेकिन प्रमोशन करना है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में चूँकि वो डायरेक्ट कस्टमर तक जाता है, तो वहाँ वो जो प्रोडक्ट की जो रैपर है वो बहुत ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ क्वालिटी और प्राइस इम्पोर्टेंट होते हैं टू बाय द प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर या बाय द कस्टमर। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली होलिस्टिक रूप में की जाने वाली चीज़ है, और जो पर्सनल सेलिंग है वो इंडिविजुअल है और एक तरह से फेस टू फेस और डोर टू डोर है। ये एक ग्राफ दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम देखें कि अगर हम पर्सनल सेलिंग से भी उसको यूज करते हैं, और कई बार अगर इस ग्राफ को उल्टा कर लें तो हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है वो दोनों लेवल से बिल्कुल बराबर सा ही होता है, मोर और लेस एक जैसा ही होता है, बस सिर्फ देखने का नज़रिया अलग है। ये इसीलिए हमने कहा कि जो कंपनी बहुत लार्ज लेवल पर नहीं है वो हमेशा पर्सनल सेलिंग को इम्पोर्टेंस देती हैं, और नाउ डेज बड़ी बड़ी कंपनी भी पर्सनल सेलिंग को तवज्जो दे रही हैं और उसको वो इम्पोर्टेंस दे रही हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट हो गया है। और क्या सिग्निफिकेंस है पर्सनल सेलिंग की, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला है, पर्सनल सेलिंग इम्प्लीमेंट्स द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो पर्सनल सेलिंग है कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी एक थोड़ा सा क्या बोलते अफेक्ट करती हैं। 1 सेकंड, देयर इज अ कॉल। या पर्सनल सेलिंग इम्प्लीमेंट्स द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पर्सनल सेलिंग जो है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को एक तरह से अफेक्ट करती है, और टाइम टू टाइम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी जो दूसरी कंपनीज हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करती हैं, उनको भी कई बार पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व करनी पड़ती है, या पर्सनल सेलिंग को तो और कोई वे आउट ढूंढना पड़ता है। क्योंकि जो लोकल लेवल है वहाँ पर्सनल सेलिंग
बिकम्स इम्पोर्टेंट और वहाँ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। इसलिए दोनों में एक श्रिंक, एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है अगर कंपनी दोनों तरह के मोड्स को अडॉप्ट करती है। पर्सनल सेलिंग्स ब्रिंग मनी टू द कंपनी। जैसे पीछे से जो जितने हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया है, हमने देखा है कि वहाँ मार्केटिंग में तो पर्सनल सेलिंग में बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ खर्चा नहीं होता है, इट इज़ वेरी इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें जो प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, चूँकि सीधे डायरेक्ट कस्टमर के पास चीज़ें पहुँच रही हैं विदाउट एनी मिडलमैन। तो यहाँ कंपनी के पास डायरेक्ट पैसा पहुँचता है थ्रू द सेल्समैन, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई और एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी और ये बहुत सारी जो खर्चे हैं वो कुछ भी खर्चा नहीं होता है। इसलिए पर्सनल सेलिंग हमेशा कंपनी को मनी डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। पर्सनल सेलिंग मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन नॉन। डेफिनेटली अगर हम डोर टू डोर जा रहे हैं एज ए सेल्समैन तो हमारी कंपनी के बारे में लोगों को पता चलता है और उसके लिए फर्दर एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर्सनल सेलिंग मेंटेन्स एंड क्रिएट कस्टमर्स। कई बार क्या होता है कि जो हमारे पहले सेलर्स, जो हमारे पहले कस्टमर्स हैं, वो तो हमारे उनको तो हम टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन पर्सनल सेलिंग से थ्रू फीडबैक या थ्रू डिस्कशन कुछ नए कस्टमर भी बनते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल थ्रू एडवर्टाइजमेंट, या इतना लेवल पर पॉसिबल नहीं है एडवर्टाइजमेंट से कि हम लोग रोज नए कस्टमर क्रिएट कर लें। दैट इज पॉसिबल थ्रू पर्सनल सेलिंग ओनली। पर्सनल सेलिंग इज ए सोर्स ऑफ फीडबैक। ये तो मैंने बताया कि चूंकि वो एक तरह से डायरेक्टली कंपनी का एम्प्लॉय है और वो डायरेक्टली फीडबैक लेता है कस्टमर से, तो उसके फीडबैक के आधार पर जो प्रोडक्ट में है वो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस इजीली और टाइमली हो जाती हैं। पर्सनल सेलिंग मेक्स न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुल। जो भी कोई प्रोडक्ट अगर बर्थ लेवल पर भी है, अगर उसको हम कोई भी कंपनी अगर पर्सनल लेवल स्ट्रेटजीज को यूज करती है तो वो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट मार्केट में पर्सनल सेलिंग के थ्रू पहुंचता है और लोगों के बीच में पहुंचता है, और वो प्रोडक्ट भी नया प्रोडक्ट भी अगर नया प्रोडक्ट भी होता है तो वो भी पर्सनल सेलिंग के थ्रू सक्सेसफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ जो सेल्समैन है वो डायरेक्ट इंस्टेंटली सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को और उनकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करता है। तो नया प्रोडक्ट भी पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है अगर उसको एक लार्ज लेवल पर उतारना है। कुछ थ्योरीज हैं सेलिंग की, जैसे पहली थ्योरी है AIDAS थ्योरी, और ये नाम अगर ये बेसिकली ये इसको एक्रोनियम्स है, ये एक एक वर्ड लिया है इनकी जो क्वालिटीज हैं और उसके बाद में आइडेस थ्योरी एक नाम दे दिया है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रीमाइस दैट ड्यूरिंग ए सेल्स प्रेजेंटेशन द प्रोस्पेक्ट कॉन्शियसली गोज थ्रू 5 डिफरेंट स्टेज हैं: अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। और इन्हीं पांचों जो डिफरेंट स्टेज है इनको कंबाइन करके इस थ्योरी का नाम दिया है आइडेस थ्योरी, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल सेलिंग। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट? The name of this theory has been derived from the initial letter of these 5 words. The proponents of this theory believes that the salesperson should design his presentation in a such manner which take care of all stages of process of selling, and the detail of 5 components of ADAS theory are given below. पहला है अटेंशन। ये तो हम लास्ट प्रीवियस जो हमारी जो स्लाइड्स हैं उनमें भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि सेल्समैन डायरेक्ट अटेंशन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। जब वो डोर टू डोर जाकर डिलीवरी दे रहा है, डोर टू डोर जाकर प्रेजेंटेशन दे रहा है, डोर टू डोर जाकर के उनको जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रहा है, सो ही इज प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट और ही इज getting the motivation among the buyers about their product. So इसलिए वो अटेंशन प्रोवाइड कराता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो पहला है अटेंशन। दूसरा इंटरेस्ट। ही आल्सो क्रिएट, ही और शी मीन्स सेल्समैन आल्सो क्रिएट द इंटरेस्ट अमंग द बायर्स। कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करता है? उनके अपने प्रोडक्ट के बारे में चीज़ों को बताता है, अपने सर्विसेज के बारे में बताता है, और वो बताता है थ्रू प्रेजेंटेशन और थ्रू ऑरल टॉक और थ्रू
सम जेस्चर, जो भी उनके जो हैप्पीली शो करता है अपने आप को, देखिए ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, और लोगों के एटीट्यूड को भी डेवलप करता है इंटरेस्ट में। डिज़ायर, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी तब भी आपका सेल्समैन, अगर सेल्समैन क्रिएटिव है तो डिज़ायर क्रिएट कर देता है कि उस चीज़ की ज़रूरत है। आपके घर में इस चीज़ की ज़रूरत अभी नहीं है तो कल पड़ेगी, कल नहीं है तो पर नेक्स्ट डे पड़ेगी, तो डिज़ायर भी क्रिएट करता है सेल्समैन। इसलिए जो नेक्स्ट है दैट इज़ डिज़ायर। एक्शन, इमीडिएट एक्शन, अगर एक बार भी थोड़ा-सा कस्टमर आपका एक बार हल्का-सा भी रेडी है चीज़ों को लेने के लिए, उसका इंटरेस्ट है, तो इमीडिएट एक्शन लेता है और वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने का काम करता है। तो दैट इज़ एक्शन, इमीडिएट एक्शन। सैटिस्फैक्शन, द सेल्समैन आल्सो प्रोवाइड द सैटिस्फैक्शन टू द कस्टमर और बायर्स। वो चूँकि उसने सर्विस देने का प्रॉमिस किया है, तो अगर कोई भी जो सेल्समैन है, अगर अपने कस्टमर को ये आश्वासन देता है, ये एश्योर करता है दैट यू विल बी गिवन ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट एंड नीड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड कराता है। एक थ्योरी दूसरी है राइट सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस थ्योरी। किसी भी, ये बेसिकली इट द advocates of this theory opine that all circumstances which lead to the sales were appropriate or right for the sales to have taken place. In other words, it is salesperson is successfully in securing the product attention, maintaining his interest, and including his desire to buy the product, the sales will result. यानी इस थ्योरी में कहा है कि आपको ऐसी सर्कमस्टेंसेस बना देनी है कि वो प्रोडक्ट को बायर खरीदने के लिए रेडी हो जाए, और वो पॉसिबल है थ्रू द परसुएशन, कि वो परसुएट करे अपने प्रोडक्ट के बारे में। मोreover, if the salesperson is highly skilled, he will take control of the presentation which would leads to sale। यानी कि वो अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू इस तरह के सर्कमस्टेंसेस सोसाइटी में, इंडिविजुअल में क्रिएट कर दे कि वो प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाएं। नेक्स्ट है बाइंग फार्मूला थ्योरी। बाइंग फार्मूला थ्योरी थोड़ा सा मिक्स है, इसमें चूंकि कुछ टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होगी। इसको भी आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस, देखिए ये है बाइंग फार्मूला थ्योरी इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट गोज टू द बायर्स माइंड ड्यूरिंग द सेल्स प्रेजेंटेशन। जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन एज ए सेल्समैन, एज ए पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में हम लोग जो भी प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे नीड्स। किस तरह की नीड्स कस्टमर को पॉसिबल हैं, जिसका उसको पता भी नहीं है, वो हम उन नीड्स को उनके बारे में अवेयर कराएंगे कि आपको किस समय कौन सी नीड आपको लिए पड़ सकती है। फिर उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है दैट में बी द सॉल्यूशन। जब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आवर प्रोडक्ट विल सर्व यू, आवर प्रोडक्ट विल हेल्प यू। और उसके बाद हमारा जो बायर्स है वो उस चीज़ को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए उसको रेडी करता है हमारा सेल्समैन। इसको और आगे देखें, नीड्स भी क्रिएट हो गई, सॉल्यूशन भी हमने दे दिया एज ए सेल्समैन कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर नीड्स, परचेज करने के लिए रेडी हो गया। देन सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन इज आल्सो ड्यूटी ऑफ सेल्समैन, कि वो अपने कस्टमर को परचेज के बाद भी उसको सेटिस्फैक्शन रहे कि आई हैव टेकन, आई हैव बाय, आई हैव परचेज ए गुड प्रोडक्ट एंड आई विल बी एबल टू गेट ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सेल्समैन। तो ये एक कोऑर्डिनेशन और एक तरह का फेथ डेवलप करता है बिटवीन द सेल्समैन एंड कंज्यूमर। फिर इसको अगर हम और आगे जाएं, इसको और एक्सटेंडली इसको लर्न करें, तो पहला तो सेल्समैन ने नीड क्रिएट किया, सॉल्यूशन अपना प्रोडक्ट बता दिया, लेकिन साथ में उसने उसको ब्रांडेड, या जब सॉल्यूशन बताएंगे तो डेफिनेटली उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का कुछ तो नाम होगा, यानी कि यहाँ हम एक तरह से प्रमोशन भी कर रहे हैं उस कंपनी का बाय सेलिंग द प्रोडक्ट और बाय क्रिएटिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल। लेकिन समटाइम्स
डिससैटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन दोनों हो सकते हैं प्रोडक्ट से। तो यहाँ जो सेल्समैन है उसका जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो सेटिस्फैक्शन तक तो ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, लेकिन जब डिससैटिस्फैक्शन को भी वो सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट करे। अगर कहीं कोई नेगेटिव फीडबैक आ रही है तो उसको वो इमीडिएटली रिमूव करे, इमीडिएटली जो कंज्यूमर है और या जो बायर है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो उसको सुने और उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करे। पर्सनल सेलिंग की जो प्रोसेस है, क्योंकि हमने कहा कि पर्सनल सेलिंग बेसिकली, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि यूरेका फोर्ब्स का, वहाँ तो पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग हो रही है पर्सनल सेलिंग, लेकिन इसका सच में अगर देखो तो मैनेजरियल टर्म में एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी स्टेज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे पहली है प्रोस्पेक्टिंग। जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट करता है कि किस तरह की नीड कस्टमर की हो सकती हैं, किस तरह इस प्रोडक्ट को मैं अपने कस्टमर तक ले जा सकता हूँ, किस तरह की, यानी कि एक तरह की फ्यूचरिस्टिक वो सोच रहा है अपने प्लान के बारे में। ही इज प्लानिंग हाउ ही विल बी एबल टू sell the product and how he will be to able to remove their doubts, how the salesman will be able to satisfy the customer needs. Preparation to meet individual aspects, उसके बाद में वो प्रिपेयर करता है अपने आप को कि जो इंडिविजुअल नीड्स होंगी उनके उनको भी जानेगा। देन वो प्रेजेंटेशन तैयार करता है कि थ्रू दिस प्रेजेंटेशन हाउ ही विल मोटिवेट, ही और सी विल मोटिवेट द कस्टमर, how he or she will be able to remove the doubts and assumptions of the customer, maintaining the interest and aroused desire। जैसे हमने बताया कि वो पहले एक तरह से मेंटेन करेगा इंटरेस्ट को और लोगों की उसे खरीदने की डिज़ायर बताएगा कि आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूँगा कि अगर समर्स में अगर आप अम्ब्रेला सेल करने जाओगे तो कई बार आपसे पूछेंगे कि इसकी ज़रूरत तो हमें रेनी सीजन में होती है, तो सेल्समैन कहता है कि नो, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन समर सीजन आल्सो। धूप से हम इस अम्ब्रेला से हम धूप में बच सकते हैं। तो वहाँ उसने अराउज किया। पहले लोग अम्ब्रेला को यूज़ नहीं करते थे समर्स में, पहले लोग केवल रेनी सीजन में यूज़ करते थे, लेकिन डिज़ायर अराउज हुई, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कस्टमर का और उसने उसको परचेज कर लिया। फील्डिंग द ऑब्जेक्शंस, जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उन सबको फील्डिंग करें, उन सबको रिमूव करें, उन सबको एक तरह से एड्रेस करें। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे ही सेल हमारा हो जाता है प्रोडक्ट, उसके बाद भी जो उसकी सपोर्ट सर्विस है, उसकी जो कस्टमर सर्विसेज है, दैट शुड बी कंटिन्यूड। ये अगर कंटिन्यूड रहेंगी तो हमारे जो सेल्स का जो फेथ है, सेल्समैन का जो फेथ है कस्टमर में, या कस्टमर का जो फेथ है सेल्समैन में, इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। और वहीं वो एक तरह से उसका काम करता है, ब्रांड एम्बेसडर का काम करता है आपका कस्टमर। वो बाकी अपने फ्रेंड्स को, बाकी अपने कलीग्स को उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है विदाउट टेकिंग एनी चार्ज। प्रिपरेशन टू मीट इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट्स, ये तो उसी का है। मेकिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाता है अटेंड करने के लिए, अटेंशन ड्रॉ करता है वो। और होल्ड इंटरेस्ट द बायर डिजायर्स, yes, that we have already discussed. What is this? Sales resistance is also, वो अपने जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको सबको रिमूव करने का प्रयास करता है। जैसा चूँकि हमारी 18 यूनिट है तो विद इन 2 मिनट एक यूनिट और हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज 18 यूनिट्स हमारे पूरी नहीं हो पाएंगी। तो आई नीड 1 or 2 मिनट ब्रेक, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट यूनिट।
Sorry, खांसी बोल. Disha, this is the third unit, and that is important because it is based on actual process of sales. This is communication skill. You know, communication is one of the important skill, or rather, I would say that good communication is one of the important skill required for marketing of pharmaceutical products. Not only pharmaceutical products, of every kind of product. And the word communication is based on the Latin word that means common. Means communication is communicate to other point common information, common rules, common use. So it is the kind of one information to another information is known as communication. Here, sender is there, receiver is there, and one is medium is there. If we talk the whole gamut of communication process, but in marketing, communication is has a very important place. It is a function of marketing which is charged with the task of informing or targeting the customer about their firm, about their product, about their services, and their benefits, use and features, price as well. So all these comes under the umbrella of communication. Here, who is the communicator? Communicator may be the directly firm, or communicator may be the salesperson, and receiver is only customer or consumer. So these persuasive communications are more commonly called promotion. बेसिकली जो हमारा कम्युनिकेशन है मैनेजमेंट में वो एक तरह से प्रमोशन का काम करता है. और यहाँ पर जो पीज की जो 4 पीज की जो हम बात कर रहे थे उसमें जो एक इम्पोर्टेंट था जो प्रमोशन था, मार्केटिंग मिक्स में जो 4 पी थे उसमें एक पी है प्रमोशन, एंड दैट्स वाई द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केटिंग और इन द मैनेजमेंट इटसेल्फ. सो जब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन की तो उसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं मार्केटिंग. तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट की किस तरह की सर्विस है, किस तरह का यूज़ जो कस्टमर है या कंज्यूमर है या बायर्स है वो कर सकता है. और इसको और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे. पहले तो हम इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट के वो हम समझ लेते हैं. पहला है आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. किस तरह का प्रोसेस मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में होता है और ये क्या रेलेवेंट है कम्युनिकेशन सेल के लिए. दूसरा है कि जो बहुत सारे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे मीडिया है और उसके टाइप्स किस तरह के हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वो इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया को, कौन. और इसमें एक और चीज़ है कि किस तरह का ये कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक टाइप आता है नॉन वर्बल.
Sorry, connection was lost. So let us discuss how communication work. There are various components of communication. One is source. The second is target, means receiver, and source is who is the communicator. Target is the receiver, and the message, what message has to be delivered, and what message has to be received, what is the goal of message, and what is the medium of message, means by which medium the message is being communicated. Dusha, are you there? Yes, sir, I'm there. Actually, there is a technical glitch and not no communication is there. Internet bandwidth is low, but I somehow we have to discuss the topic because this topic is very important in terms of management. So very quickly we will discuss. In Okay, communication, sir. in communication there are five elements. One is source. Source means who is communicator. Target, who is the receiver, and third is the message, means which type of message uh, had, has to be transmitted, and the message receiver means which type of message the receiver has received, what is the goal of message, and what is the medium. Medium means that may be the
electronic, that may be the verbal, that may be the non-verbal. Here basic knowledge of this whole process is that एक तरफ एक कम्युनिकेटर, एक सेल्समैन है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है। जैसे यहाँ सेल्समैन सोर्स है, जिस भी इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करना चाहता है अपने टारगेट को। टारगेट एक बायर है, एक कंज्यूमर है, एक कस्टमर है। मैसेज वही है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि थ्रू वेरियस जितने भी चैनल हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, चाहे वो वर्बल हों चाहे वो नॉन वर्बल हों, ये ज़रूरी नहीं है कि रिसीविंग एंड में सारे के सारे डिकोड हो जाएं, क्योंकि वो अपने मैसेज जो भेजता है एंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर, दैट इज रिसीविंग एंड पर, वो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेज एज इट इज रिसीव हो जाएं। तो इसलिए कहा है द मैसेज रिसीव्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट मैसेज रिसीवर हैज रिसीव्ड। एंड व्हाट इज द गोल ऑफ मैसेज, दैट इज द कंटेंट ऑफ मैसेज, कि किस टाइप का कंटेंट हम अपने मैसेज अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं। एंड वन इज द मीडियम, मीडियम किस तरह का मीडियम हम यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज प्रिंट मीडिया, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेदर इट इज सोशल मीडिया, दीज ऑल आर द वर्बल। इफ वी आर टेकिंग नॉन वर्बल मीन्स जेस्चर, कई बार हम लोग अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से और अपने फेस एक्सप्रेशन से या अपने बॉडी लैंग्वेज से हम बहुत सारी चीज़ें अपने जो रिसीविंग एंड पे जो कस्टमर है, बहुत सारी चीज़ें हम कम्युनिकेट करते हैं। ये है थोड़ा सा एक ब्रीफ अबाउट द कम्युनिकेशन। मीन्स अगर हम इसको और थोड़ा सा देखें, देन हु, यानी कि कौन अपनी चीज़ को पहुंचाना चाहता है, क्या कहना चाहता है और किस तरह से कहना चाहता है और किस को पहुंचाना चाहता है, दैट इज रिसीवर एंड पर जो आपका जो है, दैट इज कस्टमर और कंज्यूमर। यहाँ पर इसको और कहा है कि जो रिटेलर है, जो मार्केटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो सेंडर है और वो एनकोड रूप में अपना मैसेज भेजता है। मीडिया मैंने कहा जैसे पेपर, चाहे वो टीवी हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, एनकोड व्हाटएवर मैसेज ही इज रिसीविंग, मीन्स रिसीविंग एंड पे जो है कस्टमर है, कंज्यूमर, वो किस तरह से उस मैसेज को रिसीव करता है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और उसके बाद में जो रिसीवर है, रिसीवर किस रूप में है, यानी कि कोई मैसेज आप इंडिविजुअल को पहुंचा रहे हैं, ग्रुप को पहुंचा रहे हैं, कंपनीज को पहुंचा रहे हैं, रिटेलर को पहुंचा रहे हैं या रीसेलर को पहुंचा रहे हैं या और अदर जो पब्लिक है उनको पहुंचा रहे हैं, तो रिसीवर भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए मैसेज का जो कंटेंट है या जो मैसेंजर है और या जो कम्युनिकेशन हमें पहुंच रहा है। आप छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, अगर किसी भी रैली में अगर कोई लीडर एक बात को अगर कम्युनिकेट करता है अपने मैसिव, बहुत सारे जो हम लोग सुन रहे हैं, सबके पास उस मैसेज को एक्सेप्ट करने का तरीका एकदम अलग होगा, सबके परसेप्शंस अलग होंगे, सबको अलग अलग मीनिंग समझ में आएंगे, जबकि मैसेज केवल एक था। ये एक कम्युनिकेशन की एक छोटी सी ब्रीफ है। उसके बाद में हम चलते हैं, ये तो पूरा हो गया टारगेट क्या है। टारगेट है जो हमारे मैसेज को जो प्रोड्यूस कर रहा है या जो मैसेज को पहुंचाना चाह रहा है। यहाँ पर मैसेज ऑफ द गोल, यानी कि वो अपने प्रोडक्शन के बारे में या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में वो जो मैसेज देना चाहता है, उसका गोल है कि उसका जो मैसेज है उसके कस्टमर तक, उसके कंज्यूमर तक, उसके जो क्लाइंटेल है, उसके जो स्टेक होल्डर है उन तक पहुंच जाए। मीडिया, अभी हमने बात की, मीडिया जो है यहाँ पर मीडियम है, मीन्स किस तरह का आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर यूज कर रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, टेलीविज़न यूज कर रहे हो, यानी कि जितने भी आपके वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं उनको कहते हैं मीडियम। जिस भी मीडियम से वो इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है कस्टमर के पास। कम्युनिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हमने अगर हमने थ्योरी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी आइडास। आइडास में से इसमें से इन्होंने एस को हटाया, आइडा इन्होंने एक्रोनिम्स लिया। मीन्स कम्युनिकेशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है, वो है दैट इज अटेंशन। अटेंशन क्रिएट करना कम्युनिकेशन का काम है। इंटरेस्ट क्रिएट करना कम्युनिकेशन का काम है। अराउज द डिजायर, ये कम्युनिकेशन का काम है। और उसको एक्शन के लिए रेडी करना, दैट इज आल्सो वर्क ऑफ कम्युनिकेशन। सो यहाँ
जो आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें जो आइडा मॉडल है इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, very fruitful, very useful in term of marketing, in term of communication skill. ये देखिए जो एक ग्राफ है जिसमें अवेयरनेस, नॉलेज, लिंकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन, परचेज, किस तरह के जो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप यूज करके अपने प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहले उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर उसकी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं अपने कंज्यूमर को, फिर उसको लिंक करते हैं उसकी नीड के साथ, फिर उसमें प्रेफरेंस उसको देते हैं। देन कन्विक्शन मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ, हम लोग कई बार कहते हैं रोजगार मेला लगाते हैं, इसी तरह से हम लोग सेलिंग मेला लगाते हैं और बहुत सारे हम लोग तरीके यूज करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर को एक तरह से मोटिवेट कर सकें टू परचेज द प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारा है कम्युनिकेशन मीडिया एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिकेशन में कौन कौन सी मीडिया है जो यूज होती है और उसका किस तरह से यूज होता है। तो पहला है कम्युनिकेशन मीन्स पर्पज, कौन सा पर्पज है। एनालिटिकल एंड रीजनिंग एक मैसेज है और उसको हम किस तरह से हम लोग अपने बातचीत करने से उसको एसिमुलेट करते हैं, लोगों को इमोवेटिव करते हैं। ऑडियंस हमारा कौन है, वेदर जो ऑडियंस है वो इंटरेक्टिव है या नॉन इंटरेक्टिव है। मीडियम हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वर्बल है या नॉन वर्बल है। मैसेज किस टाइप का है, वो कॉम्प्लिकेटिव है, लॉन्ग है या सिंपल या शॉर्ट है। ये बेसिकली कम्युनिकेशन किस तरह की चीज़ों को हम रिटन में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस चीज़ को ऑरल वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑरल वे में हम बहुत लंबे चौड़े लेक्चर को नहीं यूज कर सकते, जो सिंपल और शॉर्ट जो मैसेज होंगे उन्हीं को यूज कर पाएंगे। फीडबैक भी रिटन में अगर हम लेंगे तो वो कोई फीडबैक है या नहीं है, और ऑरल में हम लोग एकदम इमिडिएटली फीडबैक को सुना और उसका इमिडिएट उसका सॉल्यूशन। टाइम रिटन में हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है और फ्लेक्सिबल भी है कि कब पहुंचा कब नहीं पहुंचा, लेकिन ऑरल में टाइम नहीं लगता, इमिडिएट और शॉर्ट में उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। प्लेस आपका नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, रेस्ट्रिक्टिव है। ऑरल में हमेशा रेस्ट्रिक्टिव मीन्स चीज़ें एक छोटे से दायरे में होती हैं जहां उन चीज़ों को हम इमीडिएटली कम्युनिकेट कर पाते हैं और उनको रिजॉल्व कर पाते हैं। कॉस्ट आपको पता है रिटन में हमेशा जितने भी रिटन कम्युनिकेशन होंगे उसमें कॉस्ट हमेशा हाई लगेगी, ऑरल में लो लगेगी या इवन बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये इनको थोड़ा सा और इन्होंने एलोबरेट किया है। Then selecting media options. There are so many media options available in the market as well as in different platform if we talk about marketing and promotion of the product. So इसमें which are the media options? Yeah. तो फर्स्ट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि हमने जैसे बीच बीच में हम बता रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज नॉन वर्बल एंड सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नॉन वर्बल मीन्स द कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल कम्युनिकेशन फॉर्म्स दैट इन्वॉल्व नाइदर रिटन नॉर स्पोकन वर्ड्स। नॉन वर्बल में ना ही तो कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना लिखता है, बस वो अपने मैसेज को कम्युनिकेट करता है थ्रू द फॉलोइंग, दैट इज बॉडी मूवमेंट, अपने बॉडी मूवमेंट्स के अपने जो काइनेसिस जो होते हैं उनसे चीज़ों को बताता है। यानी कि अगर आपका बॉडी मूवमेंट एकदम स्टैचू टाइप में है तो मीन्स वो कुछ और कम्युनिकेशन देगा, और अगर वो हैप्पीली है मूवमेंट में है तो डैट इज कम्युनिकेटिंग डिफरेंट थिंग। स्पेस है प्रीमेक्सिस, यानी किस टाइप कौन से स्पेस में है, वो कहाँ वो खड़ा है। वॉइस पैटर्न, वो बोलेगा कुछ नहीं वो, लेकिन वो अपने जो लिप्स हैं उनके द्वारा ही वो चीज़ों को कम्युनिकेट करेगा। टाइम्स, टच, कई बार टच करके, कई बार कलर दिखा करके, कई बार लेआउट, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, इसमें कोई वर्बल चीज़ नहीं है, ना ही वो कुछ बोल रहा है ना ही वो कुछ लिख रहा है। तो ये सब तरीके हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जिससे हम अपनी चीज़ों को अपने जो क्लाइंट हैं, अपने जो उन तक हम पहुंचाते हैं। जैसे काइनेसिस यानी बॉडी मूवमेंट में कहा, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन में भी सैड और हैप्पी। कई बार आई कांटेक्ट से भी हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, कई बार जेस्चर से हम अपने कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट पोस्चर एंड मूवमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं। और स्पेस की बात हो ही गई है।
इसके बाद में हमारे जो ये लिप्स हैं उनके मूवमेंट भी हमें बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर तक। एंड सेकंड इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन हैविंग रिटन एंड स्पोकन थिंग्स टुगेदर, यानी कि हम लोग इसमें जो हम जो जो रिटन में जो मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, ओनली रिटन में या ओनली स्पोकन में या बोथ, दोनों ब्लेंडेड रूप में जो हम यूज करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द ओरल कम्युनिकेशन। और इस ओरल कम्युनिकेशन समटाइम्स बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी होती है और यहाँ चीज़ों को जो रिसीविंग एंड पर है उसको ज़्यादा लोग समझ पाते हैं, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ होता है और वो एक तरह से रिटन फॉर्म में भी होता है और उसको हम एक तरह से कैप्चर भी कर सकते हैं। लेकिन नॉन वर्बल के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कि ये एक्सप्रेशन किस चीज़ को शो करता है वो। तो सिग्निफिकेंस, देयर आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। पहला है लेवल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, हम किस टाइप का कम्युनिकेशन हम अपने देना चाहते हैं अपने। पहला है, एक तो है सिंपल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कम्युनिकेट कर दिया। इंट्रापर्सनल, जैसे क्लासरूम में हम बैठे हैं तो अपने क्लासरूम को जो चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि विद इन एक ग्रुप, स्मॉल ग्रुप जो चीज़ें हम लोग, एक टीचर जिस तरह के मैसेज को कम्युनिकेट करता है, दैट इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप में कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये ओपन में होता है, इसलिए इसको इंट्रापर्सनल नहीं, स्मॉल ग्रुप इसलिए डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मल्टी ग्रुप कम्युनिकेशन, एक ग्रुप से दूसरे कम्युनिकेशन, ये सोसाइटी में इन्वॉल्व होता है। सोसाइटी में इस तरह का कम्युनिकेशन यूज होता है, मल्टी ग्रुप कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन, ये मैक्सिमम जो होता है लीडरशिप बेस्ड होता है, यहाँ पे एक लीडर बहुत सारी पब्लिक को, बहुत सारे ग्रुप को एक मैसेज कम्युनिकेट करता है मैसिव लेवल पर, दैट इज नॉन एज पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, इनके बारे में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमने इंटरपर्सनल बता दिया, जहाँ वन मैसेज, वन रिसीवर और वन मैसेंजर। और उसके बाद में था हमारा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मैंने बताया कि विद इन द बाउंड्री। देन व्हाट इज द नेक्स्ट? यस, नॉन वर्बल बिहेवियर इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। देखिए, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में कुछ नॉन वर्बल बिहेवियर भी होते हैं, जैसे क्लासरूम में आप देख रहे हैं या इंट्रापर्सनल में भी आप देख रहे हैं कि कई बार जो एक्सप्रेशन है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है। आपने देखा होगा क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो डिफरेंट काइंड के जेस्चर शो करते हैं, अपने हाथों से बहुत सारे चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। किसी चीज़ को अगर उन्होंने ज़्यादा जोर देना है तो अपने हैंड से वो इस तरह का एक्सप्रेशन देंगे। अगर उनको कोई और, जैसे वो ग्लोब पढ़ा रहे हैं तो कई बार हैंड से कुछ गोल आकृति बनाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का ग्लोब होता है, इस तरह का सर्किल होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में कई बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे स्माइलिंग है, और कई बार जो अपने लिप्स एक्सप्रेशन है। कई बार लास्ट के क्लास में रूम में जो बैठा हुआ है जो स्टूडेंट है, वो उसको भले ही सुनाई नहीं पड़ रहा तो बट कई बार वो भी समझ जाता है। स्मॉल उसके वॉइस के साथ एक्सप्रेशन अगर दोनों मिक्स हो जाए तो प्रॉपर कम्युनिकेशन उसको रिसीव हो जाता है। देखिए, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए। फेशियल एक्सप्रेशन, पहले में इंटरेस्ट को क्रिएट कर रहा है फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरे में डिफेंसिव और डिसइंटरेस्ट को शो कर रहा है, तीसरे में एक्सेप्टेंस कर रहा है कि यस, आप जो कह रहे हैं या वॉट एवर आई एम रिसीविंग दैट इज करेक्ट। रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन कर रहा है कि नो, वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज नॉट एज पर द जो नॉलेज है वो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। ये डिफरेंट काइंड के जेस्चर्स हैं जब आदमी जब पढ़ रहा होता है, सुन रहा होता है। ये मेकिंग क्रिटिकल, जब आप अपने एक फिंगर को अपने चिक के साथ लगा लेते हैं, या अपने एक फिंगर को अपने नोज के साथ लगाते हैं, या हैंड को नोज के साथ लगाते हैं, या अपने हेयर्स को, अपने हाथ को अपने हेयर्स के पास, ये डिफरेंट काइंड के जेस्चर्स भी शो किए हैं। और द लास्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ वी कैन यूज दिस जेस्चर शोइंग द बोर्ड। मीन्स अब हम बोर हो चुके हैं, अब इसको हमें
ये सब जेस्चर्स हैं जो हमें कम्युनिकेशन स्किल को समझने में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देते हैं, थोड़ी सी हेल्प करते हैं। देन और आगे है हमारे कुछ और जेस्चर्स भी दिए हैं यहाँ पर। डिफेंसिव है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, रीडिंग और टू गेट गोइंग है, इंथुजियाज्म है कि किस तरह से हम और चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये डिफरेंट काइंड के जेस्चर्स हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच क्लियर। जो आपका प्रिंट मीडिया है दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। आपके जो टेक्स्ट बुक हैं दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। लेटर राइटिंग, गुड कम्युनिकेशन, ये सब हमारी जो है वो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। हालाँकि हमारे जो रिटन कम्युनिकेशन दैट में भी वो रिफ्यूजल्स भी हो सकते हैं, कुछ बैड न्यूज़ भी हो सकती हैं, कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकती हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ union of all kind of news and informations। तो यहाँ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। कुछ कोशिश की हमने कि आज हम 3 टॉपिक को ख़त्म कर पाएँ, चूँकि हमारे टोटल 18 क्रेडिट हैं एंड 6 सेशंस आर गिवन। सो थैंक यू। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ आज हम सेशन को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सर।